दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन को कवर करने जा रहे हैं। वो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिशा इंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जल संसाधन, तो आइए जानते हैं जल क्या है, जल कहाँ पे मिलता है। तो आइए देखते हैं। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, परंतु इनमें योग्य या प्रयोग में लाने वाला योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। आइए आगे देखते हैं। आपका आता है जल के कुछ रोचक तथ्य, या इसे आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें पॉइंट नंबर पहला है, दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमोदित है या अनुमति है, या आप कह सकते हैं उपलब्ध है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति वर्ष उपलब्ध के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है। आइए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। तो पानी का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा पानी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो पानी की कमी जाहिर सी बात है होगा ही। आइए आगे देखते हैं। जल दुर्बलता। जल की दुर्बलता उसके बढ़ते मांग के तुलना में उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपका की पॉइंट है, या इसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु। जल दुर्बलता का अर्थ है पानी की कमी होना। आपको समझ में आया? अब आता है आपका जल दुर्बलता के कारण। अब क्या कारण है उसको भी देखते हैं। तो इसमें पहला कारण है बढ़ती आबादी, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण। सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ये यही हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसमें आपका तीसरा पॉइंट है बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी की असमान पहुंच। आपका चौथा आता है, चौथा ही है, यहाँ पे 5 बन गया है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन। अब आगे आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कारक हैं, जिसे कह सकते हैं कारण हैं। इसमें पॉइंट करके है ये आपका कारण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण। दूसरा पॉइंट है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक में तीव्र वृद्धि। अत्यधिक में तीव्र वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, उद्योग में। शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों की अतिशोषण। अब आपका आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वे कंपनियां जिनके उद्योग
संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आपका आता है जल विद्युत। आपने यह फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो विद्युत चैप्टर है। आइए इसमें भी बताते हैं। वह बिजली या वह विद्युत है गिरते या बहते हुए पानी गति ऊर्जा का उपयोग करके बनाई जाती है। आप जानते होंगे कि डैम बना होता है, उसके बाद वहाँ से पानी को गिराया जाता है या खोला जाता है, तो नीचे टरबाइन लगी होती हैं, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, वो घूमने लगती हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, यानी इस कह सकते हैं बिजली उत्पन्न होती है। आइए अगला पॉइंट है, एक नवीनकरणीय संसाधन हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। आइए देखते हैं। इसमें भी पॉइंट नंबर पहला है, विश्व में केवल 2.5% ही ताज़ा जल है। इसमें दूसरा पॉइंट है, जल संसाधनों का अति दोहन। तीसरा पॉइंट है, बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच। और चौथा पॉइंट है आपका बढ़ता शहरीकरण। और पांचवा पॉइंट है औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जल की जो आपूर्ति है, या कह सकते हैं वहाँ में जल की मांग को काफ़ी हद तक मांगा जा रहा है और वहाँ पे जल की खपत अत्यधिक तेज हो रही है। अब आपका आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं फिर बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। आमतौर पर जलाशय, झील अथवा या जल भरण बनती है। आइए आगे देखते हैं। अब आपका आता है बांधों से होने वाले भाग या लाभ। जाहिर सी बात है, जहाँ पे बांध बनेगा वहाँ पे नदियाँ क्या होंगी, बढ़ जाएंगी और वहाँ पे लाभ भी होगा। तो सिंचाई में आपको लाभ होगा। उसके बाद दूसरा है विद्युत उत्पादन। तीसरा है घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति। और इसमें आपका चौथा है बाढ़ नियंत्रण। और पांचवा है मनोरंजन तथा पर्यटन। और ये छठवां है मत्स्य पालन, यानी मछली पालन। आइए आगे देखते हैं। बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो इसके बहुत ही कह सकते हैं कारण है या लाभ है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, बांध से एकत्र जल का उपयोग करके दूसरे पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट है, बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। और आपका चौथा पॉइंट है, यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। अब आपका आता है अगला पॉइंट, जवाहरलाल बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। बांधों से अनेक लाभ हैं। ये विकास में योगदान करते हैं या देते हैं। इसलिए नेहरू जी इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।
अब आपका आता है अगला, देखते हैं पॉइंट क्या है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिशा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला पॉइंट आता है भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं। तो बहुत सी परियोजनाएं आई थी, आइए एक एक करके पूरा डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है स्वतंत्रता के बाद उनके एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण से के साथ लॉन्च किया गया। इसमें दूसरा पॉइंट आता है जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्भ से आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया। तीसरा पॉइंट आता है यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। यानी ये जो है गाँवों को और शहरीकरण की जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो दोनों को क्या करेगा, विकसित करने में सहायता करेगा। अब आपका आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। आइए आगे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य यानी इसके लाभ क्या थे। तो आइए, इसमें पहला था जल विद्युत उत्पादन। जाहिर सी बात है जब डैम बनेगा तो विद्युत उत्पादन होगा ही। सिंचाई में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी की अब कह सकते हैं आपूर्ति का अभाव होता है तो वहाँ पे नहरों के माध्यम से सिंचाई होगी। घरेलू व औद्योगिकी जल आपूर्ति, और ये आपका है नौचालन और पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण और मछली यानी मत्स्य पालन भी होगा। आइए आगे पूरा देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आलोचना। जाहिर सी बात है जब कहीं पर डैम बनेगा तो वहाँ पे लाभ के साथ साथ हानि भी होगा। तो आइए देखते हैं। पहला है नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्र हो जाता है। मिट्टी जमा हो जाती है कह सकते हैं एक तरह से, और उनका जो पानी का जो बहाव होता है वो कहीं न कहीं उसको बहने में पानी को एक अवरोध उत्पन्न करते हैं ये डैम बन जाने से। आइए आगे देखते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है आपका नदी की जलीय जीवन की नकारात्मक तरीके से प्रभावी करता है। तीसरा पॉइंट है स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन। और चौथा है बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट है या कह सकते हैं टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये पेपर में आ सकता है, इसका चांस है आने का ऐसे प्रश्न का। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेसन नंबर 2 में, उसमें एक चिपको आंदोलन था। तो ऐसे मतलब आंदोलन और परियोजनाएं हैं उनको काफ़ी ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरुद्ध में था। यह आंदोलन गैर सरकारी संगठन यानी NGO द्वारा संचालित जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और या वह मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध में लामबंद होना
अब आपका पॉइंट में आता है, आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी को डुबाने के मुद्दे पर केंद्रित। आपका दूसरा पॉइंट आता है, बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक ही वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ, जिससे आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो ना देखना पड़े। भूमिगत जल मृदा के नीचे बिछे हुए सैलो स्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, वर्षा जल संग्रहण। एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घेरों में, टैंक में, बेकार पड़े हुए कुएं में भर जाता है। बाद में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पर्वतीय स्थानों में गुल या कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई में होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है, राजस्थान में पानी पीने के लिए वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए छत पर संग्रह किया जाता है। तो वर्षा का जल अगला पॉइंट है आपका, वर्षा जल संचयन की विधियां या व्यवस्था। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए कुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनती हैं या बनाई गई हैं। फिर आपका आता है, राजस्थान में छत पर वर्षा जल संचयन। फिर आता है, बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पानी हेतु भूमिगत टैंक या टोका। मेघालय में बांस की डिप सिंचाई प्रणाली है। उसके बाद आपका आता है अगला, ताजे पानी के स्रोत। इसमें पहला है आपका वर्षा से या सतह जल, नदियों, झीलों आदि। तीसरा पॉइंट आता है भूमि जल, भूमि में संग्रहित जल जो बारिश से रिचार्ज हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है टाका। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। अब आपका आता है अगला पॉइंट, पालर पानी। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, इसे पालर पानी कहा जाता है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो, जो चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन का मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।